देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी एक खास पर्सनालिटी हमारे साथ है। जी हां, मैं बात कर रही हूं यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी की, जो पॉलिटिकली काफी एक्टिव हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। आज जानेंगे इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा और बीइंग अ यूथ ये आने वाले समय में राजनीति में खुद को और युवाओं को कहां देखते हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। बीइंग यंग एंड डायनामिक, जैसा कि मैंने कहा, तो आज का यूथ और पॉलिटिक्स किस तरह से, किस नजर से देखते हैं दोनों चीजों को। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यंग और डायनामिक की श्रेणी में रखा है। और मैं मानता हूं कि आज देश का युवा जो है वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा है। जिस प्रकार से देश की परिस्थिति है, यह एक प्लेजेंट डेवलपमेंट है, यह एक सुखद, मैं इसको प्रगति मानता हूं कि आज भारत दुनिया में ऐसा देश है जहां पर लगभग 60% आबादी 35 वर्ष से कम लोगों की आयु की है। और इस समय में ये जो युवा है, यही भारत का भविष्य ही नहीं, यही भारत का वर्तमान भी है। आपने कहा आज का युवा बड़ा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए लोग पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखने लगे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये निराशा से आशा की तरफ जो बात बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, उसकी तरफ मैं संकेत कर रहा था कि जो देश के पिछले लंबे समय से और विशेष रूप से 9 वर्षों से यूपीए के सरकार की जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, दुनिया में जो भारत की छवि गिरी है, एक प्रकार से अटल जी के शासनकाल में देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था और पिछले 9 वर्ष में वो भारत पूरे विश्व में बदनाम सा हो गया है भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन यहाँ पर युवा कहाँ हुए? युवा तभी जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी युवा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। युवा आज भी इतने इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स में नहीं। आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में उत्साह का वातावरण बन रहा था, भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। आईटी इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी। आम समाज के लोग विकास के अंदर उनकी भागीदारी बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 9 वर्षों में आर्थिक तरक्की गिरी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर 2G से लेकर के कोलगेट से लेकर के इतने स्कैम सामने आए हैं कि देश के युवा को लग रहा है कि भारत कहां जा रहा है। जो भारत जो कहा जाता था, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने विजन 2020 दिया था कि सन 2020 में भारत विश्व के अग्रिम शक्तिशाली देशों में होगा। आज हम उससे दूर ही नहीं बल्कि बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई। चलिए, अगर मान भी लें आपकी बात, दिखाई दिया है। भ्रष्टाचार हर सरकार के दौरान हुआ है। वो बीजेपी की बात करें हम या यूपीए की बात करें, कोई भी दूध का धुला नजर नहीं आता है। लेकिन जहां पर हम युवाओं की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, अपने आप को कहां राजनीति के इतने सालों के सफर में देखते हैं? एक तो मैं आपको बड़े ईमानदारी से बता दूं कि हमारा जो युवा है वो अब विवेक रखता है, वो गलत और सही को भी जानता है। और आपने कहा कि सभी के शासन भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको अब मालूम है, उसको धोखे में नहीं रखा जा सकता है कि किस शासन में क्या नीति रही, महंगाई को कंट्रोल किया गया, भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया गया, और किस शासन की नीति ही महंगाई को बढ़ाने वाली है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है। उसमें आप और मैं टेलीविजन की बहस के माध्यम से उस युवा को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी, जो मैं चर्चा कर रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में सड़कों पर युवा उतर करके आए हैं, यह एक सकारात्मक संदेश है। उन्होंने उसमें अभिरुचि व्यक्त की है। रात को इंडिया गेट के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति, वो उनकी राजनीतिक क्षेत्र में, अब नीति निर्देशन के क्षेत्र में, अब कानून अच्छा बने बनवाएं, उस पर दबाव डालने के लिए अपने आप को एक क्लास ऑफ यूथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। चाहे दिल्ली एक गैंग रेप का केस हुआ, पूरा देश का यूथ उसमें खड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति का एजेंडा अब युवा सेट करने लगा है। चलिए, पॉइंट टेकन। खुद को अगर आप राजनीति में देखते हैं तो कहां देखते हैं? इतने लंबे समय से हैं आप, अपने राजनीतिक करियर को कैसे देखते हैं? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। इस देश की राजनीति में विचार आधारित एक दल जिसने परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति
और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास और सुशासन की राजनीति को देश की राजनीति की चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया, मुख्य धारा। अभिमन्यु जी, उसमें आपने कहा परिवारवाद की राजनीति, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन धर्म की राजनीति से कभी गुरेज नहीं किया बीजेपी ने। आज भी आपके नेता हिंदूवाद की राजनीति करते हैं, तो कहां आप इसे अछूते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदूवाद की राजनीति नहीं करते। हम हिंदुत्व की विचारधारा हमारा मूल, हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, हमारा वैचारिक आधार है। हमारा मानना है कि भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। तो भारत की मूल संस्कृति और दर्शन के आधार पर जो विचार हमें हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उस आधार पर ही बन सकता है। कहा तो यद देश से यो जंतु तद देश से यो औषधय, कि जिस मिट्टी में जो जीव पैदा होता है उस जीव की, जंतु की बीमारियों का इलाज भी उसी मिट्टी में पैदा हुई औषधि और वनस्पति से किया जा सकता है। हमारा मानना है कि भारत के अंदर की समस्याओं का इलाज भी भारतीय दर्शन के अनुसार होगा। और हिंदुत्व जो है वो एक बड़ा समावेशी विचार है। इस भारत की भूमि में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो इस भूखंड में पैदा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर जिस संस्कृति का वो जीवन के अंदर पालन करता है वो हिंदुत्व है। ये कोई धर्म या जिसको आप मत, पंथ, मजहब ये सब कहते हैं, ये हिंदुत्व उससे कहीं बड़ी अवधारणा है। तो हमने उसके लेकर के भी वाद की राजनीति नहीं की है। सभी लोग जो भारत की भूमि पर हैं, भारत के नागरिक हैं, सभी बराबर हैं। कोई एक बड़ा नहीं, कोई एक छोटा नहीं, कोई एक विशेष उसको दर्जा दिया जाए, विशेष उसके लिए नीतियां बनाई जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। सबके लिए ईमानदारी से बनाना। कि बीजेपी का नेशनल स्पोक्स बनते ही आप बिल्कुल उसी तर्ज पर बोलने लगे हैं। मैं एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता हूं जी। और अपना वैचारिक अधिष्ठान पहले दिन से लेकर के और ईश्वर से अपेक्षा करता हूं कि उसका आशीर्वाद से जीवन के अंतिम सांस तक मैं इसी वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। चलिए, भाजपा में मुझे मौका मिला है। आपके राजनीतिक सफर को आप कैसे आंकते हैं? मैं कह रहा था कि पार्टी ने मुझे 2004 में रोहतक लोकसभा का चुनाव लड़ाया और रोहतक लोकसभा के लोगों का बड़ा उपकार मुझ पर है कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने मैं दूसरे स्थान पर रहा। 2.25 लाख वोट मुझे दिए और वहीं जिस पार्टी का सांसद था इंडियन नेशनल लोकदल, उनकी जमानत जब्त करने का काम किया। 2005 में मुझे फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला, जहां फिर मैं दूसरे स्थान पर रहा। इंडियन नेशनल लोकदल की जमानत जब्ती नहीं, 6% के करीब वोट रहा। हमने अपने वोट शेयर को मेंटेन किया। पार्टी ने मुझे 2 बार प्रदेश का महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, पंजाब का सह प्रभारी का मुझे 3 साल काम करने का मुझे अवसर मिला। और पंजाब की जनता का भी आभार है कि मेरे उस कार्यकाल में पंजाब ने एक नया इतिहास बनाया कि जहां सरकारें हर बार बदलती थी, तो इस बार अकाली दल और भाजपा की सरकार दोबारा बनी। कहते हैं कि काम सेनाएं करती हैं और श्रेय जनरल को मिलता है, तो उस श्रेय का सौभाग्य भी हमें मिला। आज पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया है, अपने कर्तव्य निर्वहन का प्रयास करता हूं। जनता हरियाणा प्रदेश की हो, जिन राज्यों में मैंने काम किया हो, मुझे विशेष स्नेह मिला है। युवाओं में, पूर्व सैनिकों में और हर वर्ग का मुझे स्नेह मिल रहा है और मैं आशावान हूं कि भविष्य में इसी स्नेह के आधार पर जो राजनीतिक क्षेत्र में मुझे काम करते हुए जो अवसर मिलेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। इतना लंबे समय आपने गुजारा, फिर आपको नहीं लगता कि जहां पर आपको होना चाहिए था आप वहां अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर राजनीति में उतनी मजबूत जड़ें अभी तक नहीं बना पाए? मैंने इस प्रकार के कोई मील के पत्थर अपने लिए तय नहीं किए। ओके। मैं तो कर्म योग में विश्वास करता हूं कि रोज अपना काम अच्छे से किया जाए जो अपेक्षित है। जो काम में कमी रह जाए उसको आगे सुधारने की कोशिश है। तो कहां कमियां देखते हैं? काम करते करते तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। हमें तो हमेशा लगता है कि और मेहनत कर सकते हैं, और पुरुषार्थ कर सकते हैं, और सुधार कर सकते हैं। अभी तो बहुत गुंजाइश है। तो मैं तो ये कहूंगा कि गुण शायद कम हो और कमियां ज्यादा हो। चलिए, हरियाणा की राजनीति की बात अगर करें, क्योंकि हरियाणा में रोहतक में आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा है, बीजेपी को कहां देखते हैं हरियाणा में? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी अपना वो आधार नहीं बना पाई हरियाणा में जो बनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी अगर जनसंघ के समय से देखें, जब हरियाणा का उदय हुआ था,
तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल जनसंघ था। हमारे मूल विचार को हरियाणा की भूमि पर बहुत समर्थन रहा है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है और वैदिक संस्कृति की भूमि है, और हम ये मानते हैं कि वैचारिक आधार की कमी नहीं है। कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवारवादी और कुछ जातिवादी आधारित दल वो रीजनल पार्टी के तौर पर आगे रहे, और हमको कांग्रेस के विरोध करते हुए गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में हमेशा इस प्रकार के दलों की बैसाखी बनकर के हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन से जनता इतनी त्रस्त और तंग है कि हमने एक ऐसा गठबंधन किया है, जो गठबंधन जो है जिसकी एक जनता की इच्छा के अनुसार, जनता की अपेक्षा के अनुसार, कार्यकर्ता की भावना के अनुसार कि पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी उस गठबंधन में एक विकल्प देख रही है। इसमें समावेशी एक सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव इस गठबंधन में देख रही है। आपने खुद माना अभिमन्यु जी कि बीजेपी हरियाणा की राजनीति में एक बैसाखी के रूप में रही है सत्ता तक पहुंचने के लिए। अब आप फिर कह रहे हैं कि हमने गठबंधन किया है। बीजेपी के बारे में यह कयास लगाए जाते हैं कि इसका कोई खासा आधार नहीं है, गांव में तो नहीं, शहरी पार्टी है, हजका का कोई आधार माना ही नहीं जाता। एक पार्टी जिसका आधार कम है वो एक आधारहीन पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। आपको लगता है ऐसे गठबंधन के कोई मायने हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा कि ये गठबंधन जो है, पहली बात तो मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले के गठबंधनों में जितनी सीटें लोकसभा की और विधानसभा की लड़ती थी, इस गठबंधन में हम 45 सीटें विधानसभा की लड़ेंगे, 8 सीटें लोकसभा की लड़ेंगे। हम आगे बढ़े हैं। दूसरी बात कि आधार है या आधार नहीं है, इस बात का पैमाना तो चुनाव के परिणाम होते हैं। और गठबंधन करते ही पहला चुनाव हमने लड़ा, हिसार लोकसभा का उपचुनाव था, और कांग्रेस ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ी ऊंचे मंच से मुख्यमंत्री जी ने और चौटाला जी ने घोषणा की कि जो इस उपचुनाव को जीतेगा वो हरियाणा की राजनीति में हीरो, जो हारेगा इस हरियाणा की राजनीति में जीरो। एक नेता ने यहां तक कहा ये 1+1 ये 0 है। लेकिन हम वो उपचुनाव जीते, उसके बाद आदमपुर का उपचुनाव जीते। लेकिन हिसार बाय इलेक्शन में सिनेरियो बिल्कुल अलग था, सिंपथी वोट ने काम किया। उसके सिनेरियो को अब आप आने वाले इलेक्शंस के मद्देनजर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। नहीं, मैं आपसे देखिए, सिंपथी वोट जो है वो अपने आप में कि गठबंधन को चुनाव जिता देगा ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर सिंपथी वोट के लिए टिकट दिया गया परिवार के लोगों को, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। बहुत सारे कारण होते हैं। और देखने का बात यह है कि जो सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, कांग्रेस उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने आप को विकल्प के तौर पर मानती है, वो अपने युवराज को चुनाव लड़ाती है, पूरी पार्टी दमखम वहां लगाती है, वो चुनाव हारती है। और मैंने कहा पैमाना आधार है कि नहीं है, पैमाना जो है वो चुनाव का परिणाम होता है। केवल सिंपैथी के आधार पर नहीं जीते हैं, वो हमारा पार्टी का, हमारे गठबंधन का स्वीकार्यता बनी है। हरियाणा की राजनीति में आज गांव और शहर हो, पंचकुला से लेकर पलवल तक सभी बिरादरियों को साथ लेने का, कांग्रेस को हटा सकने में सक्षम और समर्थ एक स्वस्थ और स्वच्छ कोई विकल्प है तो हजका भाजपा का गठबंधन है। यानी कि आप मानते हैं कि हजका और भाजपा का गठबंधन अटूट है? इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं बीजेपी की बड़ी रैलियां होती हैं तो कुलदीप बिश्नोई वहां दिखाई नहीं देते, उमा भारती आती हैं तो कुलदीप बिश्नोई नहीं होते हैं, और राजनाथ पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को बताया जाता है कि वो बीमार हैं। फिर कैसा गठबंधन, कौन सा गठबंधन? हम दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो मिलकर के तय होते हैं कि ये गठबंधन के कार्यक्रम हैं। कुछ कार्यक्रम दोनों राजनीतिक दल अपने अपने करते हैं, तो हर कार्यक्रम में हर नेता, दोनों पार्टियों के लोग उपस्थित हों ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन अभिमन्यु जी, समाचार हो सकता है, हमारे लिए वो समाचार बनता है तो आप ही की स्टेज से बनता है। जब बड़े नेता आते हैं और गठबंधन के बड़े नेता एक पार्टी का सुप्रीमो और दूसरी पार्टी का सुप्रीमो ना नजर आए साथ में, तो कहीं ना कहीं शंकाएं तो उठती हैं, सवाल भी खड़े होते हैं। उठती भी है तो मैं इतना ही कहूंगा निराधार है कि गठबंधन अच्छा चल रहा है, अच्छा अनुभव है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है,
और जनता चल इस रहा बदले में है और नहीं। कितना चलेगा इसके बारे में कुछ कहेंगे? हरियाणा की सरकार जब भी आगे विधानसभा के चुनाव होंगे जी। और लोकसभा के चुनाव में भी जी। दोनों में हम जीत भी दर्ज करेंगे और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार हजका और भाजपा के गठबंधन की सरकार होगी और बहुत अच्छा सुशासन हरियाणा की जनता को देने का हम वायदा कर रहे हैं और हम दे करके दिखाएंगे। कुलदीप सरकार बिश्नोई चलाते हुए भी साथ दिखाई देंगे आप। यानी कि कुलदीप बिश्नोई पे आप भरोसा करते हैं? हालांकि कुलदीप बिश्नोई पर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने जीतने के बाद उनके जो अपने थे वो साथ छोड़कर चले गए, वो इसलिए क्योंकि वो गठबंधन कांग्रेस के साथ कर रहे थे, फिर वो पलट गए। तो आप उन पे भरोसा करते हैं? देखिए, भरोसा है तभी गठबंधन किया है। हाँ। जहां तक हजका को कुछ लोग छोड़ करके गए, ये हरियाणा की कांग्रेस की सरकार, ये अल्पमत की सरकार है। ये खरीद फरोख्त के आधार पर बनी हुई सरकार है। लेकिन वो हाथ बढ़ाने का काम तो कुलदीप बिश्नोई ने भी किया था। अब ये आपकी कौन सी जानकारी है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं मालूम। या आप कहना नहीं चाहते? नहीं, मुझे मालूम होता तो मैं कह देता। जी। आप कैप्टन अभिमन्यु के बारे में इतना जान लीजिए कि जो जानकारी होगी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कैप्टन अभिमन्यु एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं कि जो भी उनके जहन में होता है वो उनकी जुबान पर जरूर होता है। उसी की तर्ज पर आपकी पुराने जो हमजोली, हमदर्द, हम साथी जो राजनीति में रहे इनेलो, उनके बारे में क्या कहना है? क्या गठबंधन पर दोबारा विचार इनेलो के साथ हो सकता है? क्योंकि इनेलो ने हमेशा कहा कि वो ओपन है किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए जो कांग्रेस के खिलाफ आएगा। हमने 2009 में जी। लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया। उससे पहले 2004 में हमारा गठबंधन टूटा था और 1999 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार जी। से अपना समर्थन वापस लेकर के हमने चौटाला जी की सरकार बनाई। जी। लेकिन जो उनके साथ में अनुभव आए, लगातार अनुभव इस प्रकार के रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ी निराशा हुई। उनकी सरकार का जो रवैया तानाशाही का रहा और गठबंधन धर्म निभाने में चाहे चुनाव हो, कितने ही इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवारों को समर्थन दे करके भाजपा के उम्मीदवार उन चुनाव में उन्होंने हराने का काम किया। ये सब भूल करके हमने 2009 में फिर किया गठबंधन। लेकिन 2009 के चुनाव में भी इस प्रकार का कार्यकर्ताओं का अनुभव आया कि वो गठबंधन धर्म को निभाने में कहीं न कहीं संकोच है और ईमानदारी का अभाव दिखाई देता है। तो विधानसभा चुनाव आते आते वह गठबंधन नहीं रहा। देखिए, हरियाणा के बगल में पंजाब है जी। 40 वर्षों से हमारा अकाली दल के साथ अच्छा गठबंधन है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी आज हमारे गठबंधन के सहयोग के कारण पंजाब के अंदर न केवल इस आयु में मुख्यमंत्री हैं, इस देश में एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक यशस्वी राजनेता बने हैं। तो वो उनकी फराक दिली, उनका बड़ा दिल, गठबंधन को साथ लेकर के चलने की उनकी क्षमता। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर की परिस्थितियां क्या है, उनको लोग छोड़ करके क्यों चले गए, कितने ही उनके पुराने नेता आज कोई भी उनके साथ नहीं है, उस पर मैं एक एक पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि शायद गठबंधन धर्म निभाने में हमको ये, हमारे कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उन्होंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसीलिए हमने हरियाणा की जनता को कांग्रेस का एक अच्छा विकल्प देने के लिए हजका के साथ में गठबंधन किया है और जो आज हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार भी किया है। अगर वो अपना रवैया बदलने को तैयार हो, इस तरह की बातें हों, हालांकि इस तरह की बातें उठती भी रही हैं, तो क्या भाजपा की तरफ से दोबारा विचार किया जाएगा? वो काट की हांडी हमने कई बार चढ़ाकर देख ली। ओके, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीने को मजबूर है। बहुत अच्छा आपने मुझे संदेश दिया। जी, मैंने नहीं दिया, आप ही के शब्दों ने मुझे प्रेरित किया ये कहने के लिए। नहीं, बिल्कुल आपने हमें, जो हमारी भावना को आपने व्यक्त किया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि दोबारा इस तरह का मौका मिले तब भी मुश्किल है विचार करना। नहीं, कोई मौके की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ही के बड़े नेता, आप ही के पार्टी के बड़े नेता कहते हैं ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है, कब क्या चाल चल जाए, कौन कहां हो पता नहीं होता। तो क्या कहेंगे? देखिए, जितनी जानकारी है आप और मैं मनुष्य होने के नाते उतनी बात कर सकते हैं। जो आपके और मेरी जानकारी के अधीन कोई बात नहीं है जी, तो मैं उसके बारे में क्या, कल्पना के आकाश में विचरण करना मेरी आदत नहीं है। बचना चाहते हैं जवाब देने से? कल्पना के आकाश में विचरण करना मेरी आदत नहीं है। बचना चाहते हैं, खुलकर नहीं कहना चाहते कुछ भी। मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट कहा, जानकारी है उतना ही कह सकता हूं।
मैं कुछ दार्शनिक बातें करूं उसका कोई मतलब नहीं। चलिए, इस तरह की बातें जरूर उठी हैं कि बीजेपी के नेशनल जो बड़े नेता हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला से अस्पताल में भी मिलने गए, उनका कहीं ना कहीं ये इंटेंशन जरूर है कि ये गठबंधन हो जाए, क्योंकि जाने अनजाने हमेशा अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें, जब भी ये गठबंधन रहा है सत्ता तक पहुंचा है, और हरियाणा की जनता आज भी इन दो पार्टियों में गठबंधन कहीं ना कहीं देखती है, और तभी शायद कांग्रेस जो इस वक्त सरकार में है वो अपने आप को कमजोर स्थिति में पाएगी। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, जैसा कि आपने कहा, उनको थोड़ा सा गलत अनुभव हो चुका है, वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? नवजोत जी, जहां बड़े बड़े नेता अस्पताल में उनसे मिलने के लिए गए, तो एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सामाजिक शिष्टाचार निभाने के लिए, एक बुजुर्ग कोई बीमार हो उनका हालचाल पूछने के लिए मैं भी गया। वाजिब है, और जाना भी चाहिए, हमको निभाना भी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अतीत में हम जब साथ मिले तो हमने सरकार भी बनाई है, बिल्कुल सही है। हम केवल उनके साथ नहीं, जब हमने चौधरी बंसीलाल जी का साथ दिया तो हमने तब भी सरकार बनाई, और जब हमने चौधरी बंसीलाल जी का साथ दिया तो वो कहीं भी नहीं थे। तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प वही गठबंधन बनता है जिस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो, साथ में हो। तो अब हजका और भाजपा के साथ हमारा जो गठबंधन है, वह गठबंधन जो है आने वाले समय में हरियाणा में एक अच्छी सरकार देगा। पॉइंट टेकन। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि ये कहा जाता है, इस तरह की बातें उठ रही हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो चाहते हैं कि ये गठबंधन दोबारा से हो जाए, लेकिन हरियाणा के जो बीजेपी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो शायद इससे घबराते हैं, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। क्या कहेंगे? किसी की व्यक्तिगत राय क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, एक सामूहिक आधार पर निर्णय लेने वाली पार्टी है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब भी कोई निर्णय लेता है तो प्रदेश इकाई से राय बात करके ही निर्णय लेता है। 2009 में हमने चौटाला जी से गठबंधन किया था, तो पूरी प्रदेश इकाई से राय करके गठबंधन हुआ, और उसके बाद वो गठबंधन नहीं रहा तो भी प्रदेश नेतृत्व की राय से नहीं रहा। आज हजका के साथ में हमारा गठबंधन है तो प्रदेश नेतृत्व की राय पर है, और प्रदेश नेतृत्व की वर्तमान में राय इस गठबंधन को लेकर के जो उत्साह जनता में बना है, उसके कारण से आगे बढ़ करके हरियाणा को एक अच्छी सरकार देने की है, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के विचार में कहीं भी कोई अंतर्विरोध नहीं है। चलिए, आज के दौर में हरियाणा की राजनीति को कहां देखते हैं? सरकार का तो ये मानना है कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही हरियाणा में नहीं है, विपक्ष में बिखराव है, इनेलो के बड़े नेता जेल में हैं, बीजेपी का कोई खासा आधार नहीं है, और हजका तो कहीं नजर नहीं आती। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि विपक्ष कहां है हरियाणा की राजनीति में? कांग्रेस को बोलना नहीं चाहिए कि वो अल्पमत की सरकार है। पिछली बार 90 में से केवल 40 विधायक चुन करके आए थे, और जितने ज्यादा इस सरकार ने भ्रष्टाचार के घोटाले किए वो आज अपनी तमाम सर पानी के ऊपर से जा चुका है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के अंदर जो सामाजिक सामंजस्य, सौहार्द जो बिगड़ा है उसको लेकर के बहुत दुखी है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के आज हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। विकास के नाम पर रोज नए नए घोटाले हैं, उसको लेकर के जनता ने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। और इस बार तो 40 आ गए थे। आज अगर चुनाव हो जाए हरियाणा के अंदर, यह सरकार मुगालते में हो सकती है, लेकिन राजनीति में, चुनाव में एजेंडा जनता का चलता है, जनता सेट करती है, और जनता का एजेंडा अब ये है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक करके हजका और भाजपा की सरकार बनानी है, वो बनेगी। अभी जो ट्रंप कार्ड चल रही है, फूड सिक्योरिटी बिल, हरियाणा पहला प्रदेश बन रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 20 अगस्त से, क्या देखते हैं कि कितनी फूड सिक्योरिटी बिल से सरकार को सिक्योरिटी मिल पाएगी? नवजोत जी, ये आंकड़ों से पेट नहीं भरता। ये लगातार लोगों को भ्रमाने की कोशिश करते हैं। कभी इन्होंने कहा कि हमने 1650 करोड़ के बिजली बिल माफ कर दिए, कितने लोगों के बिजली बिल माफ हुए। कभी इन्होंने कहा कि 100 गज के प्लॉट दे दिए, कितने लोगों को मिले। गांव के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा, हर गांव के अंदर स्कूलों में इन्होंने कंप्यूटर लगाए, सारा घोटाला होता चला गया। इन्होंने कहा हम बिजली दे देंगे, आज से 9 साल पहले कि साल भर के भीतर 24 घंटा बिजली देंगे, 9 साल में बिजली नहीं मिली। जनता इनकी असलियत को जान चुकी है, और आज जो पीले गुलाबी कार्ड, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का कार्ड बनते हैं,
हरियाणा के अंदर आपको मालूम हो कि उनकी संख्या आधी कर दी गई है, क्योंकि सरकार उनको अब मदद नहीं देना चाहती है। तो फूड सिक्योरिटी बिल जो इस यूपीए सरकार ने 2009 के चुनाव में जनता को वायदा किया था, सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कि 100 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा कानून बना करके देश के लोगों की भूख मिटाएंगे। 4 साल तक भ्रष्टाचार करके अपना पेट भरते रहे, तो देश के गरीबों की चिंता इनको नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला राजनीति समीकरणों पर? आज जनता इनकी असलियत को जान चुकी है कि स्वयं भ्रष्टाचार करते रहे। आज ये कुछ टुकड़े फेंक करके वोट लेने की कोशिश करना चाहते हैं। जनता इनको पिछले 9 साल के पापों का वो सजा देने वाली है। तो फूड सिक्योरिटी बिल पर गंभीर थे तो भारतीय जनता पार्टी थी कि हमने छत्तीसगढ़ में 90% लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल दिए। ये तो 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल की बात करते हैं। और हमने उसके अलावा कैलोरी भी उनका जो इनपुट था वो भी इंश्योर किया है, केवल क्वांटिटी नहीं, हमने क्वालिटी पर भी फोकस किया। लेकिन अभिमन्यु जी, आपके बीजेपी के पास देखा जाए तो राम मंदिर का एक अहम मुद्दा है, ये राम है, और सरकार के पास देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी बिल का रामबाण है। अब किसका राम ज्यादा ताकतवर होता है और किसका राम ज्यादा चलता है, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं। Okay. हमारे लिए राम मंदिर का मुद्दा किसी भी तरह से चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन आपके बड़े नेता ये कह चुके हैं कि ये मुद्दा है, मोदी ने खुद कहा, और बिल्कुल उन्होंने कहा, इस तरह के बयान भी आए हैं। कब कहा? उनके बयान आए हैं, बाकायदा बयान आए हैं। पढ़ता हूं जी, बिल्कुल मीडिया में है, मैं आपको कटिंग्स दिखा सकती हूँ, जहां उन्होंने कहा है कि इस मंदिर निर्माण के मुद्दे से कभी भी बीजेपी भटकी नहीं थी। ये चुनावी नहीं है, हम हमेशा से, हमारा जो मुद्दा है इस देश की राजनीति में, हमने वोट बैंक और जात पात की राजनीति से दूर हटा करके, नारे लगाने की राजनीति से दूर हटा करके, हमने ईमानदारी से विकास और सुशासन को आज चर्चा का मुख्य बिंदु बनाया है। हमारा चुनाव का जो पॉलिटिकल कैंपेन का जो हमारा थीम है वो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जो हमने गुजरात में किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी हमने मिलकर के किया। वो ही आज देश के अंदर आज जरूरत है भ्रष्टाचार समाप्त करने की, विकास और सुशासन करने की, महंगाई को रोकने की, नौजवानों को रोजगार देने की, और लोगों की भूख मिटाने की। क्योंकि वक्त की कमी है, बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूंगी, हरियाणा में फिर बीजेपी के पास अब क्या अहम खास मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव में जाएंगे? सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए, एक नए हरियाणा के निर्माण करने का संकल्प लेकर के हम चले हैं। और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की गठबंधन की सरकार जो बनेगी उससे नए हरियाणा का निर्माण होगा। हरियाणा के नौजवान की उसके अंदर भागीदारी होगी, 36 बिरादरी की होगी, सभी वर्गों का उसके अंदर हिस्सेदारी होगी और सभी क्षेत्रों की होगी। कोई एक क्षेत्र की सरकार नहीं होगी, कोई एक वर्ग की सरकार नहीं होगी। और हरियाणा के अंदर एक ईमानदार सरकार लेकर के आएंगे। नौकरियां बेची नहीं जाएंगी, नौकरियां बेची नहीं जाएंगी, ईमानदारी से नौजवान पढ़ाई करके, शिक्षा करके और नौकरियां प्राप्त कर सकेगा। आप कितने नौजवानों को बीजेपी के साथ जोड़ पाए हैं और क्या एजेंडा है कि यूथ ओरिएंटेड ज्यादा हो? आज हरियाणा नहीं, पूरे देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं कर रहा है कि इस पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था को ठीक करने की ईमानदारी अगर राजनीतिक क्षेत्र में किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। और पूरा युवा आज हमारे साथ है, वही हमारी ताकत है, वही परिवर्तन का हमारे इस रथ का सारथी है भारत का युवा। हरियाणा का युवा भी देश की मुख्य धारा में शामिल होकर के इस देश को बहुत आगे ले जाना चाहता है। चलिए, मैं चलते चलते ये जानना चाहूंगी कि खुद के लिए क्या सोचा है, आने वाले वक्त में खुद को राजनीति में कहां देखते हैं? मैंने कहा, मैं कभी मील के पत्थर अपने लिए तय नहीं किए। मेरे लिए समाज और राष्ट्र की सेवा ही मेरा संकल्प है, वही मेरा प्रेरणा का स्रोत है। और मैं रोज उसी आनंद में अपने आप को जीने का प्रयास करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से समाज और राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जो कर सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने